हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को शॉर्ट में सीएफटी भी बोला जाता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएफटी भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने वाली थ्योरी है ये भी। जब हमारे पास लिमिटेशन आई वीबीटी की तो उसके बाद नेक्स्ट बात जो थ्योरी आई थी वो थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसकी कुछ अजम्पशन अलग है। अजम्पशन का मतलब ये थ्योरी कुछ और मानकर चलती है और उसके बिहाफ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके बीच की बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी क्या बोलती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये थ्योरी बोलती है कि भाई जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसकी अजम्पशन सबसे पहले, अजम्पशन का मतलब कि कुछ चीजें इसने इस थ्योरी ने मान ली हैं। वो क्या माना? इस थ्योरी ने माना कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है, जिसके अंदर मेटल को इसने माना, मेटल को माना पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, मेटल को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज माना है। लिगेंड को इस थ्योरी ने माना है पॉइंट नेगेटिव चार्ज, पॉइंट नेगेटिव चार्ज। और ये बताया है कि मेटल और लिगेंड की जो अट्रैक्शन होगी वो एक ऐसी अट्रैक्शन होगी जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है वो आयनिक नेचर का होता है, उसकी नेचर आयनिक है। अगर मेरे पास लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, लिगेंड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी कि अगर न्यूट्रल लिगेंड आ गया, न्यूट्रल लिगेंड जैसे आ गया आपके पास अमोनिया आ गया, जैसे आपके पास H2 आ गया, तो इन केस में यानी कि अमोनिया H2 इन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा? डायपोल बनेगा और उस डायपोल का जो पोल नेगेटिवली चार्ज होगा वो मेटल की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि इसके अंदर जो डायपोल है, जो डायपोल बनेंगे उनकी अट्रैक्शन रहेगी टुवर्ड्स मेटल। ये इस थ्योरी की कुछ अजम्पशन है और इन्हीं अजम्पशन के बिहाफ पे बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहली बात ये आपके पास ये अजम्पशन हो गई। अब मैं इस थ्योरी को पढ़ने से पहले जो डी ऑर्बिटल है उनकी शेप पर एक बार मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी शेप होंगी, उन पे नजर डाल लेते हैं एक बार। तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल के अंदर, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनका नाम क्या क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये आपको पता है, ये 5 ऑर्बिटल है, ये इनके नाम है। अब इसकी शेप की बात करें तो डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है, डबल डंबल शेप होती है। और डबल डंबल शेप होती है तो जैसे डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई का मतलब ये हो गया कि एक्स और वाई प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस मैंने मान लिया ये। तो जो डी एक्स वाई की शेप होगी वो डबल डंबल शेप होगी और उसकी जो लोब होंगी, ऑर्बिटल की लोब होंगी, वो इन बिटवीन द एक्सिस होंगी, इस तरह से इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है। अगर डी वाई जेड की बात करूं तो डी वाई जेड के केस में भी ऐसा होगा, ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया, ये मैंने जेड एक्सिस मान लिया, इसकी लोब भी इन बिटवीन द एक्सिस होंगी, इस तरह से। ठीक है। अगर मैं बात करूं डी जेड एक्स की, तो डी जेड एक्स की शेप भी कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से। और ये लोग किस किस के बीच में होंगी? एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में। अगर मैं बात करता हूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की, अगर हम बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी जो लोब होंगी वो अलोंग द एक्सिस होती हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस अपने पास और ये वाई एक्सिस। अगर मैं बात करूं डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर की जो लोब होती हैं वो जेड एक्सिस के अलोंग कुछ इस तरह से होंगी, एक रिंग बनेगी इस तरह से। तो ये आपके पास डी ऑर्बिटल्स की शेप है। अगर इन डी ऑर्बिटल्स की जो शेप है इनको ध्यान से देखा जाए तो देखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों ऑर्बिटल को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इनकी लोब जो एक्सिस है उनके इन बिटवीन, यानी कि इनकी लोब इन बिटवीन दी एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस। अगर इनकी बात करता हूं, इन दोनों ऑर्बिटल्स की, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर इनकी जो लोब है वो अलोंग दी एक्सिस है।
जो लोब्स हैं ऑर्बिटल्स की वो कहाँ है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग बनी हुई है, ये वाला एक्सिस है और इसके अलोंग बनी हुई है। तो ये आपके पास डी ऑर्बिटल की क्या थी, आपके पास शेप थी, ये डी ऑर्बिटल थे और ये उनकी शेप थी। अब ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है, ये क्या बोलती है, इसके अकॉर्डिंग ये जो डी ऑर्बिटल की शेप है, जैसे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर लेता हूं। देखो हम बॉन्डिंग समझने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ध्यान से देखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इसका मतलब 6 लिगेंड होंगे, एक मेटल होगा। आपको एक बात याद रखने वाली थी, वो ये थी कि डी की तीन डी, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसकी लोब इन बिटवीन एक्सिस होती है, और दो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बच गए, उनकी लोब अलोंग दी एक्सिस होती है। अब ध्यान से देखना, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस किस तरह के होंगे, मेटल होगा और उसके साथ 6 लिगेंड लगे होंगे इस तरह से। यानी कि देखो, अगर मैं हाइपोथेटिकल एक क्यूब मान लेता हूं, हाइपोथेटिकल एक क्यूब मान लिया, क्यूब किस तरह से होगा, क्यूब कुछ इस तरह से होगा, देखो, यानी कि आपके रूम का जो कमरा है, अगर आप उसको एक क्यूब मान लेते हो इस तरह से, और उस रूम, जो आपका रूम है, आपके घर का जो कमरा है, आपका जो रूम है, उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर अगर मैं मेटल रखता हूं इस तरह से, ये आपके घर का कमरा है, इसके अंदर बिल्कुल मिडल के अंदर मैं मेटल रख देता हूं, जैसे रूम है उसके बिल्कुल मिडल में आप मेटल रख दो। मेटल रखने के बाद इस एक्सिस को मैं मानता हूं एक्स एक्सिस है, ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस है, ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मैंने मान लिया जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये आपका रूम था, इसको आपने एक्स एक्सिस माना, इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, और इसको मान लो जेड एक्सिस, यानी कि ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब डी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल है तो 5 के 5 डी ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी सेम होगी, हम ऐसे बनाते हैं डी ऑर्बिटल, ये हो गया डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है, और ये डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट के अंदर, डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट, मतलब कोई मेटल है मेरे पास, उस मेटल का डी ऑर्बिटल है, किसी की कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसका डी ऑर्बिटल इस फॉर्म में होगा, जिसके अंदर ये वाले जो इसके ऑर्बिटल होंगे, इनका नाम क्या क्या होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके पास, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, तो 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे मेटल को। अब मेटल को 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे, ये थ्योरी मान के चल रही है कि मेटल पे पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और जो लिगेंड है उन पे पॉइंट नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होने की वजह से लिगेंड अप्रोच करेंगे। अब एक मेटल है, हाइपोथेटिकल क्यूब माना हुआ है, मेटल को मिडल में रखा हुआ है, 6 लिगेंड इस तरह से अप्रोच करवाने की 90 डिग्री का एंगल बने, तो हम कैसे अप्रोच करवाएंगे उनको, अलोंग दी एक्सिस अप्रोच करवाएंगे। एक लिगेंड यहां से आ रहा है, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, यानी कि 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं अब मेटल को, और वो कैसे कर रहे हैं, अलोंग दी एक्सिस। ये लिगेंड हो गया, ये कुछ इस तरह से है, जैसे एक तो ये एक्स एक्सिस तो ऐसे चला गया, वाई एक्सिस ऐसे चला गया, और ये जेड एक्सिस जो मैंने मान रखा है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये 2D के अंदर हम दिखा नहीं सकते, ये लिगेंड आप ऐसे रूम को एज ए क्यूब मानकर आप ऐसे देख सकते हो। तो इसके अंदर क्या हो गया, 6 लिगेंड है, वो 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। जब सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट होगा, यानी कि 6 लिगेंड दूर से अप्रोच करेंगे, तो क्या होगा, ये मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कब, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में जो डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसको बोलेंगे डी ऑर्बिटल है एक्साइटेड स्टेट का डी ऑर्बिटल है। लेकिन इसके अंदर अभी भी
जितने ऑर्बिटल है यानी कि पांचों के पांचों ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी सेम है, डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब एनर्जी सेम, डीजनरेट ऑर्बिटल है। अब देखो क्या होगा, जब लिगैंड और ज्यादा अप्रोच करता आएगा अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस अगर अप्रोच करते आ रहा है लिगैंड, तो मेरे पास डी के 3 ऑर्बिटल ऐसे थे, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जिनकी लोब अलोंग द एक्सिस थी। अब लोब अलोंग द एक्सिस थी तो होगा ये कि अगर लिगैंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है तो लोब के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होगा, भाई मेटल के साथ लोब लगी हुई है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में रिपल्सन होगी। अब जब रिपल्सन होती है तो एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सिस्टम की। जब रिपल्सन होती है तो एनर्जी बढ़ जाती है। अगर इसको मैं बेरी सेंटर मानता हूं कि यानी कि ये एक एवरेज पॉइंट है, तो अब क्या होगा, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी लोब अलोंग द एक्सिस है, इन तीनों की लोब तो इन बिटवीन द एक्सिस थी और इन दोनों की लोब अलोंग द एक्सिस थी। तो जिनकी लोब अलोंग द एक्सिस होंगी, अलोंग द एक्सिस कौन कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनकी एनर्जी अब ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू रिपल्सन, क्योंकि लिगैंड इसी डायरेक्शन से आ रहा है और यहीं पे लोब है। इन बिटवीन जिनकी लोब है उनको रिपल्सन फील होगी लेकिन कम होगी, तो इसका मतलब ये हुआ ग्राउंड स्टेट के मुकाबले इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, कौन से ऑर्बिटल की, जिन ऑर्बिटल की लोब अलोंग द एक्सिस है। अब अलोंग द एक्सिस दो ऑर्बिटल की लोब थी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है, उनकी एनर्जी इस बेरी सेंटर से ज्यादा हो गई। और जिनकी लोब इन बिटवीन द एक्सिस हैं वो 3 ऑर्बिटल थे मेरे पास, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड या जेड एक्स, इनकी लोब इस बेरी सेंटर से नीचे आ जाएंगे। ये जो एनर्जी गैप है, ये जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, डी ऑर्बिटल जो स्प्लिट हो गया वो किसके कारण हुआ, लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ के कारण, यानी कि लिगैंड अप्रोच कर रहे थे उसकी वजह से मेटल के जो डी ऑर्बिटल थे उनके अंदर जो अट्रैक्शन और रिपल्शन थी उसके बिहाफ पे ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए। अब जब ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए तो इसके अंदर क्या होगा, देखो ये वाला जो गैप है, ये जो दो स्प्लिट हुए डी के ऑर्बिटल दो पार्ट्स के अंदर, इनके बीच का जो गैप है, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल इसको हम लिखते हैं डेल्टा नॉट, और इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा नॉट को हम बोलेंगे, डेल्टा नॉट क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा नॉट विल बी इक्वल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। और ये जो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल हैं इन तीनों की एनर्जी सेम है, डीजनरेट है, तो इसको हम लिखते हैं T2G। T2G, T2G का मतलब क्या है, T2 का मतलब है यहाँ पे जो T2 है इसका मतलब है, T2G का मतलब है, T2 का मतलब है यहाँ पे ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली मतलब 3, डीजनरेट मतलब सेम एनर्जी। और जी जो वर्ड लगा है, जी का मतलब है यहाँ पे, जी का मतलब है जिरेड, जिरेड का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है, ऑक्टाहेड्रल जो फील्ड होगी उसके अंदर क्या होगा, मैंने मेटल को बीच में रखा है, 6 लिगेंड आ रहे हैं और यहाँ पे ये जो मेटल जो हाइपोथेटिकल पॉइंट है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री की तरह काम कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे तब भी लिगेंड उतनी दूरी पे मिलेगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब भी लिगेंड उतनी ही दूरी पे मिलेगा। तो मतलब इसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए वर्ड लगाया गया है, नीचे लगाया गया है जी। इस ऊपर वाले एनर्जी लेवल को बोलते हैं ईजी। ईजी का मतलब है डबली डीजनरेट, इसका मतलब है डबली डीजनरेट। और ये ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है आपके पास, जिरेड वाली है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए जी वर्ड लगाया। ई का मतलब डबली डीजनरेट। ये जो डेल और इसके नीचे नोट लगाया गया है, ये नोट बताता है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ये नोट बताता है कि लिगैंड ऑक्टाहेड्रली अप्रोच कर रहे हैं। तो इस नोट का मतलब हो गया कि ऑक्टाहेड्रली जब लिगैंड अप्रोच करेंगे तो जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा उनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा उसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा हो फिर इसके अंदर एक टर्म आती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दोनों चीजें अलग अलग हैं, कुछ बुक सेम लिख देती हैं लेकिन अलग अलग है। इसका मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये बराबर होती है, ये वाला जो एनर्जी गैप हो गया इसको हम डेल्टा नोट देंगे, नाम देंगे,
और ये डेल्टा नोट कई कई बुक्स में tan dq भी लिखा मिलता है। एक ही बात है, चाहे डेल्टा नोट लिखते हैं चाहे tan dq। dq का मतलब डेकोरल। अब इसके अंदर देखो, ये वाला जो एनर्जी गैप है यहां से यहां तक का, इस वाले सेंटर को, यानी कि ये जो एक्साइटेड स्टेट थी, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। इसको बोला जाता है बैरी सेंटर। अब इसके अंदर यहां तक की जो एनर्जी है, इसको देखो, ये हायर एनर्जी लेवल है, और जब ये यहां पे जाएगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो माइनस साइन, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। उसके साथ लिखा जाएगा 0.4 डेल्टा नॉट, और ये होगा यहां से यहां तक का गैप, इसको हम लिखेंगे प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, यानी कि एनर्जी यहाँ पे यूज हुई है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। देखना अभी नेक्स्ट, अगर tan dq की टर्म में लिखूं तो माइनस 0.4 डेल्टा नॉट को हम क्या लिखेंगे 4 dq, और इसको 6 dq, एक ही बात है। अब CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी माइनस 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G एनर्जी लेवल। T2G एनर्जी लेवल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G एनर्जी लेवल, यानी कि नीचे वाले ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG लेवल मल्टीप्लाई बाई डेल्टा नॉट, ठीक है, प्लस MP। P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी, अभी समझ में आएगा, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, और M मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए। इसको आप अभी समझेंगे हम इन सारी चीजों को, यहां तक एक बार नोट कर लें। अब देखो नेक्स्ट, ये सारी चीजें हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D1 है, यानी कि D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बताइए इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर मैं इसको रफ कर देता हूं इस साइड से एक बार, देखो केस है अपने पास D1 ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, तो आपको पता है इस तरह से स्प्लिटिंग डायग्राम बनेगा, इस तरह से स्प्लिटिंग डायग्राम बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं इस तरह से बना देता हूं, ये एक्साइटेड स्टेट है और ये टूट गया T2G और EG के अंदर, ये टूट गया इस तरह से T2G लेवल और EG लेवल के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो मैंने भर दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, यानी कि नीचे जाएगा। अगर मैं इसकी CFSE कैलकुलेट करता हूं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो किसके बराबर आएगी, वो बराबर आएगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाता है तो कितनी एनर्जी के साथ जाता है, माइनस 0.4 डेल्टा नोट के साथ, वही है। चाहे तो इस फॉर्मूले में पुट कर लो या ऐसे देख लो कि ये नीचे जाएगा इससे, तो माइनस 0.4 डेल्टा नोट के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इतनी एनर्जी होगी, यानी कि माइनस 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G एनर्जी लेवल, तो कितना है 1, और आगे तो 0 है, EG लेवल के अंदर 0 है तो आगे वाली टर्म 0 हो गई, ये हो गया डेल्टा नॉट। पेयरिंग कोई हुई नहीं है तो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी भी 0। पेयरिंग एनर्जी तब लेंगे जब इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर्ड करवाया जाएगा, मैं बताऊंगा अभी। तो ये आपके पास क्या हो गई, CFSE हो गई किसकी, D1 सिस्टम। अगर मैं बात करता हूं D2 सिस्टम की, तो D2 सिस्टम के अंदर देखो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये भर दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये पहला केस है D1 का, D2 की बात कर रहे हैं। D2 के केस में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दोगे तो CFSE किसके बराबर आएगी, CFSE बराबर आएगी माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G एनर्जी लेवल, कितने 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आगे तो 0 है तो साथ में डेल्टा नोट, यानी कि माइनस 0.8 डेल्टा नोट आ गया। अगर मैं बात करता हूं D3 की, तो D3 के केस में CFSE कितनी हो जाएगी, CFSE बराबर होगी माइनस 0.4, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 भर दो। अब इसके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 डेल्टा नोट, यानी कि माइनस 1.2 डेल्टा नोट आ गया। अगर मैं बात करता हूं D4 की,
तो D4 के केस में CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो D4 के दो केस बन सकते हैं। दो केस कब बनेंगे, कैसे बनेंगे दो केस? देखो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 मैंने भर दिए। अब पहला केस बन सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अगर ये केस फर्स्ट है तो केस फर्स्ट इस वाले इसको ऐसे लिख सकते हैं, केस फर्स्ट है। इसके अंदर क्या होगा, T2G के अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन, T2G के अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाता है। T2G के ऊपर 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है T2G में। EG के अंदर 1 चला जाए। अगर ऐसा होगा तो जो CFSE होगी वो कैसे होगी? CFSE बराबर होगी वो आपके पास -0.4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई 1 डेल्टा नॉट। पेयरिंग कोई हुई नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा -0.6 डेल्टा नॉट। केस सेकंड केस ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पेयर हो जाता। अगर ये यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता तो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते? 4। T2G के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर कितने हो जाते? 0। तो उस केस में जो CFSE होती वो CFSE क्या होती? CFSE बराबर होगी -0.4 मल्टीप्लाई बाई 4 और EG के अंदर तो 0 है, डेल्टा नॉट। साथ में ये इलेक्ट्रॉन भाई बाय डिफॉल्ट तो कहा जाना था, ये ऊपर जाना था, लेकिन हमने इसको पेयर करवा दिया। जब पेयर करवाएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, पेयर करवाएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर पेयर करवाएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और पेयरिंग करने में एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कहां से लेगा? जो रिलीज हो रही होगी उसी से एनर्जी लेगा। इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसमें से? जो एनर्जी रिलीज हुई है। अब जो रिलीज हुई है उसको हम माइनस साइन से दिखा रहे हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इसको प्लस से दिखा रहा हूं यहाँ पे, इसलिए। और m का मतलब है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए। तो इसका मतलब ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ तो प्लस p इज द पेयरिंग एनर्जी। तो ये आपके पास जिसकी वैल्यू आ गई CFSE की, यानी कि -1.6 डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी। तो ये आपके पास CFSE की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट हो गई। इसी तरह से आप D5 के लिए करेंगे। अब देखो ये कहानी कब हुई? जब आपके पास EG के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था। हाई स्पिन जब भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब पेयरिंग हो जाती है तो लो स्पिन बन जाता है, स्पिन कम हो जाती है कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि पेयर होगी तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये ऊपर जाता तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ ज्यादा होती। तो ये इसको बोलेंगे, ये कौन सा केस था? हाई स्पिन का केस था। ये किसका केस होगा? ये लो स्पिन का केस होगा। ये केस होगा लो स्पिन का, ठीक है। ये हाई स्पिन का केस है, ये लो स्पिन का केस है। ये अब ऐसा क्यों हुआ? इसके अंदर पेयरिंग कब होगी और इसके अंदर आपके पास पेयरिंग कब नहीं होगी? तो वो डिपेंड करेगा डेल्टा नोट और पेयरिंग एनर्जी के ऊपर। अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया, ध्यान से सुना इस बात को, अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया मतलब डेल्टा नोट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और पेयरिंग एनर्जी है कम। डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा हो गई, पेयरिंग एनर्जी है कम, मतलब पेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए कम और डेल्टा नोट है ज्यादा। इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर जा नहीं पाएगा, वो पेयर हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी कम है। तो इसलिए इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पेयर्ड हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है डेल्टा नोट। किस पे? वैसे तो काफी चीजों पे डिपेंड करती है, लेकिन मेजरली एक तो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे और दूसरा लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पे। तो अगर डेल्टा नोट की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई P तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। और लिगेंड, इसका मतलब लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नोट ग्रेटर देन पेयरिंग हो जाता है, पेयरिंग एनर्जी। अगर डेल्टा नोट लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और डेल्टा नोट कम है। ये गैप कम हो गया और पेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए ज्यादा। गैप कम है, पेयरिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए ज्यादा। अगर गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर चला जाएगा। इजीली ऊपर चला जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा? अनपेयर्ड। और अनपेयर्ड रहेगा तो हम बोलेंगे जो लिगेंड है इसकी फील्ड स्ट्रेंथ कैसी है? वीक। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा मतलब ये वाला गैप ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। ये वाला गैप ज्यादा है,
यहां से पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली पेयर्ड अप हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर। और इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इसके अंदर कैसा बनेगा, सॉरी अनपेयर्ड रह गया तो हाई स्पिन बनेगा ना, अनपेयर्ड रह गया तो बनेगा हाई स्पिन, और अगर पेयर्ड हो गया तो बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप D10 तक सारे एग्जाम्पल करेंगे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी ऑक्टाहेड्रल के लिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, और उसके साथ इससे रिलेटेड जो भी फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग CFSE, और फिर इसको खत्म कर देंगे। तो आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस